शाम के 6 बजे मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते ब्रूनो को अपनी कॉलोनी में टहला रही थी। उनका कुत्ता उनको काफी दूर तक ले आया था। तभी एक बंगले के सामने आकर वो कुत्ता रुक गया और जोर जोर से भौंकने लगा। मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते को बार बार चुप करा रही थी, मगर उनका कुत्ता उस बंगले की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। तभी मिसेस ब्रिगेंजा की नजर उस बंगले पर पड़ी, जिसका गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। मिसेस ब्रिगेंजा की आंखों में उस खुले हुए गेट को देखकर दहशत के साए लहराने लगे। अचानक ब्रूनो जोर जोर से भौंकता हुआ बड़ी फुर्ती से उस बंगले के अंदर घुस गया और कुछ ही पलों में वो डरा सहमा बंगले से बाहर निकल आया। लेकिन ब्रूनो की हालत अब ऐसी हो गई थी जैसे उसके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। कुछ ही पलों में ब्रूनो ने मिसेस ब्रिगेंजा की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मिसेस ब्रिगेंजा अपने कुत्ते को बहुत चाहती थी। मिसेस ब्रिगेंजा की आंखें डर और हैरत से फटी की फटी रह गई। अचानक उनके सामने ब्रूनो जैसा ही कुत्ता उस बंगले के बाहर खड़ा था, जो लाल लाल आंखों से मिसेस ब्रिगेंजा को घूरे जा रहा था। कुछ ही पलों में उसने मिसेस ब्रिगेंजा के ऊपर हमला करके चीर फाड़ कर रख दिया। मिसेस ब्रिगेंजा की चीख सन्नाटे में गूंज गई। इस घटना के 2 महीने बाद एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज बड़ी स्पीड से आती हुई एडवर्ड विला के सामने आकर रुक गई। मर्सिडीज में सवार एना, टोनी और रोजी बाहर निकलकर एडवर्ड विला के सामने खड़े हो गए और उस बंगले को गौर से देखने लगे। एना टोनी की पत्नी थी और रोजी उनकी 10 साल की बेटी। एना बहुत खुश होते हुए टोनी से बोली, वाह टोनी, बंगला तो वाकई बहुत खूबसूरत है। समझ में नहीं आता कि गोवा में तुमने इतना सुंदर बंगला आखिर ढूंढ कैसे लिया। अरे उससे भी अच्छी बात यह है ना कि ये बंगला हमें बहुत ही कम कीमत पर मिल गया है। वैसे तुम्हें ये बंगला कैसे लगा? बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सपनों के जैसा घर लगता है। लेकिन टोनी और एना ने देखा कि उनकी बेटी रोजी बड़ी खोए खोए अंदाज में बंगले को बहुत गौर से देखे जा रही थी। तभी टोनी मुस्कुराता हुआ अपनी 10 साल की बेटी रोजी के पास जाकर बोला, क्या बात है रोजी, तुम्हें यह घर पसंद नहीं आया? टोनी की बात पर रोजी सिर्फ मुस्कुरा दी। रोजी बहुत कम बात किया करती थी। वो सब बंगले के अंदर चले गए। एना और टोनी को बंगला अंदर से काफी पसंद आया था। टोनी ने यह बंगला पिछले महीने ही बहुत सस्ती कीमत पर खरीदा था। टोनी ने बेचने वाले से इतने अच्छे और कीमती बंगले की कीमत सुनकर इसकी वजह भी पूछी थी, मगर बेचने वाले ने उससे यह कहकर टाल दिया कि तुम्हें आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से। टोनी को तो यह बंगला पहले ही नजर में पसंद आ गया था। रात हो चुकी थी। डिनर करते वक्त एना और टोनी बहुत खुश थे, मगर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी रोजी सामने रखी एक बड़ी सी पुरानी लकड़ी की अलमारी को घूरे जा रही थी। पता नहीं क्यों एना को अपनी बेटी की आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई दिया। एना खाने की टेबल से उठकर रोजी के पास चली गई और बड़े प्यार से बोली, क्या बात है माय चाइल्ड, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम खाना क्यों नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं है मम्मी। तुम सामने क्या देख रही हो? मगर रोजी ने एना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अरे उसे भूख नहीं होगी एना, रहने दो। डिनर के बाद एना ने रोजी को उसके कमरे में सुला दिया। उसे सुलाकर एना अपने बेडरूम में आ गई। एना और टोनी बिस्तर पर ढेर होकर एक दूसरे से लिपटकर नींद की आगोश में चले गए, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उन दोनों को कोई और बहुत गौर से देख रहा था। वो नहीं जानते थे कि उनकी आने वाली जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन संडे था और संडे वाले दिन टोनी की फैमिली चर्च जरूर जाती थी। उस दिन भी वो सब लोग चर्च चले गए। प्रेयर खत्म होने के बाद चर्च के फादर की नजर जब टोनी की फैमिली पर पड़ी तो वो धीरे धीरे कदमों से मुस्कुराकर चलते हुए उन तीनों के पास आकर खड़े होकर बोले, लगता है तुम लोग इस शहर में नए हो। जी फादर, हम लोग कुछ दिन पहले ही गोवा में रहने के लिए आए हैं। इस चर्च के थोड़ी दूर जो एडवर्ड विला है ना, वो मैंने खरीद लिया है। एडवर्ड विला का नाम सुनते ही फादर के चेहरे पर खौफ की परछाइयां लहराने लगी। वो डर कर हकलाते हुए बोले, ईश्वर तुम लोगों की रक्षा करे। इतना कहकर वो बड़ी तेजी से चर्च के बाहर निकल गए। एना और टोनी को फादर की इस हरकत से बड़ी हैरानी हुई। फादर के इस बिहेवियर पर एना टोनी की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। टोनी कंधा उचकाकर बोला, हो सकता है उन्हें कहीं जाना हो, इसमें इतनी टेंशन लेने वाली क्या बात है, चलो घर चलते हैं। कुछ देर में टोनी, एना और रोजी घर पर आ गए। उन्हें वहां पर रहते हुए 1 महीने से ज्यादा समय बीत गया था, लेकिन दोनों ने चर्च जाना छोड़ दिया था। लेकिन रोजी अब फिक्र से डेली चर्च जाने लगी थी। एक रात अचानक एना को बहुत जोरों से प्यास लगी। टोनी गहरी नींद में सो रहा था।
एना ने अपने बेड के बगल में रखी हुई पानी की बोतल उठाई तो उसने देखा पानी की बोतल पूरी खाली थी। एना पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर फ्रिज के पास आ गई। वह फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर पीने लगी। तभी उसकी नजर रोजी के कमरे पर पड़ी। उसने देखा रोजी का कमरा खुला हुआ था और वहां किसी की बातें करने की आवाजें आ रही थी। आवाजें सुनकर एना बुरी तरह से चौंक गई और बड़बड़ाते हुए बोली, इतनी रात में रोजी के कमरे में कौन हो सकता है, और लाइट्स भी ऑन है। इतना कहकर एना रोजी के कमरे की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने रोजी के कमरे का दरवाजा खोला तो उसकी दहशत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा रोजी गहरी नींद में सो रही थी और उसके बेड पर एक अनजान और बड़ा भयानक दिखने वाला व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके चेहरे की खाल फटी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तभी वो भयानक चेहरे वाला एना को घूरने लगा। अचानक उस भयानक शख्स ने काले धुएं का रूप ले लिया और एना की चीख निकल गई। मगर देखते ही देखते वह धुआं एना के मुंह के जरिए उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। एना की चीख से रोजी की आंख खुल गई। उसने देखा उसकी मम्मी बेहद भयानक शक्ल में खड़ी हुई उसे लगातार देखी जा रही थी। ये देखकर रोजी चीखने लगी। चीख सुनकर टोनी तुरंत अपने बेडरूम से उठकर रोजी के कमरे की ओर भाग कर आया। मगर एना को देखकर उसकी आंखें डर से सिकुड़ गई। खौफ से उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा एना बड़ी स्पीड से दीवार पर छिपकली की तरह चिपक कर उन दोनों को घूरने लगी। एना की आंखें इस वक्त बुरी तरह लाल थी। उसके चेहरे का मांस सड़ा हुआ था। एना का शरीर इस वक्त ऐसा लग रहा था मानो कि उसे मरे हुए बहुत साल हो गए हो। अचानक एना कूद कर नीचे आकर खड़ी हो गई और घुटनों के बल बैठ गई। उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए और उसकी जीभ बेहद लंबी हो गई। वो गुर्राते हुए टोनी की ओर देखकर किसी पुरुष की आवाज में बोली, तुम में से कोई नहीं बचेगा। आज की रात तुम दोनों का सर शैतान को भेंट चढ़ाऊंगा मैं। इतना बोलकर एना जमीन पर बड़ी फुर्ती से रेंगते हुए टोनी के पास आकर खड़ी हो गई और उसने टोनी का गला कसकर पकड़ लिया। टोनी चीखते हुए रोजी से बोला, रोजी तुम यहाँ से भाग जाओ, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है बल्कि कोई शैतान है। रोजी तुरंत दौड़ती हुई कमरे से बाहर भाग गई। एना खूंखार भरी नजरों से रोजी को भागते हुए देखने लगी। अचानक उसने टोनी की ओर देखकर कहा, तुझे क्या लगता है तू अपनी बेटी को बचा पाएगा? आज की रात तेरी बेटी और तुझे शैतान को भेंट चढ़ाकर मैं इस संसार में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर एना ने अपने दांत टोनी की गर्दन में गड़ा दिए। टोनी की दिल दहला देने वाली चीख बंगले में गूंज गई। एनी टोनी का खून तब तक पीती रही जब तक कि उसके हाथ पैर ठंडे नहीं पड़ गए। उसके बाद वो टोनी के शरीर का मांस खाने लगी कि अचानक उसके कानों में फादर की आवाज टकराई, इसे छोड़ दे इविल स्पिरिट। एना गुस्से से फादर की ओर देखकर बोली, हमेशा की तरह इस बार भी देर से आया है फादर। ये तो मर चुका, अब तू क्या करेगा? फादर ने अपनी जेब से बड़ा सा क्रॉस निकालकर एना के सामने कर दिया। एना चीखती हुई दीवार से चिपक गई। फादर गुस्से में बोले, इस बार तुझे नर्क में भेज कर ही रहूंगा एडवर्ड। जब तू जिंदा था तब भी तू बेगुनाह मासूम लोगों को मारकर उनका खून पीता था। मरने के बाद भी तेरी स्पिरिट इस बंगले से नहीं गई। इतना कहकर फादर जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगे। जैसे जैसे फादर बाइबल पढ़ते जा रहे थे एना किसी मछली की तरह तड़पती जा रही थी। कुछ ही देर में एना के मुंह से वो काला धुआं निकलकर बाहर आ गया और उसने एक बेहद भयानक व्यक्ति की शक्ल अख्तियार कर ली। फादर ने तुरंत अपनी जेब से होली वाटर निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही वो भयानक चेहरे वाला शैतान चीखने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में आग लग गई और वो जलकर राख हो गया। एना होश में आ चुकी थी। उसने देखा उसका पति टोनी फर्श पर मरा पड़ा था। एना रोती हुई अपने पति की ओर भागी। थैंक्स बोलो रोजी को माय चाइल्ड, जो सही वक्त पर मुझे यहाँ बुला लाई, वरना ये इविल स्पिरिट तुम दोनों को भी मार डालती और इस दुनिया में आकर कहर ढा देती। अगर आप